हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंडाज क्लासेस। आज की डेट है 9 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन होता क्या है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जो पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स है वो ये ट्राई कर रहे हैं कि जो ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके, ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जा सके जिससे इन्फ्लेशन को मतलब इंश्योर किया जा सके और इन्फ्लेशन को मतलब रिड्यूस किया जा सके, जिससे कि जो बढ़ते प्राइजेज है कमोडिटीज़ के उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इस स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है, क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए, जो स्टैगफ्लेशन होता है उसमें क्या होता है कि कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ते जाते हैं और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होती जाती है। इस वजह से ये स्टैगफ्लेशन की समस्या आती है। स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन और प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इन दोनों को मिलके स्टैगफ्लेशन मिलके बना है। तो अगर इसकी बात करें कि इसमें दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियस चलती है, जैसे कि आपके प्राइस बढ़ेंगे और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। अगर हम इस चीज़ के बारे में, इस फिगर से थोड़ा सा जाने, तो जीडीपी ग्रोथ डाउन चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, डिमांड डाउन चली जाती है और आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसमें यानी कि जीडीपी और प्लस आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और प्लस डिमांड, ये दोनों ही डाउन जाती है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दोनों ही बढ़ने लगता है साथ साथ। तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े, इस टर्म को किसने बोला था? इस टर्म को इयान मैकलोड ने बोला था 1965 में, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने यही बोला था कि ग्रोथ रेट आपका स्लो डाउन हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ जाएगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस वजह से जीडीपी ग्रोथ अब बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी और कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें आपकी लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिलती है, लोएस्ट मतलब लो लेवल की ग्रोथ देखने को मिलती है, लो ग्रोथ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपके इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्या नाम, बैंक जो लोन देते हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि जो डिमांड जो है क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि बैंक जो है लोन देते हैं आपके किसको, जो सेंट्रल बैंक है वो लोन देता है बैंकों को, क्योंकि बैंकों को अगर महंगी दर पर लोन मिलेगा तो क्या होगा कि वो आगे जो है पब्लिक को या कंपनीज को नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन नहीं दे पाएंगे। अगर लोन नहीं मिलेगा तो नए प्रोजेक्ट नहीं लग पाएंगे और नए प्रोजेक्ट जब नहीं लगेंगे तो लोगों में लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, वो बाहर जाके मार्केट में खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए इकोनॉमी का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इसी सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इस फिगर को हमने देख लिया, समझ लिया है। ठीक है, अगर इसके केस के बारे में डिस्कस करें, केस कहाँ से क्रिएट हुआ था? ये मिड 1970s में एक चीज़ थी, ओपेक। ओपेक कब क्रिएट हुआ था? ओपेक को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्रीज, यानी कि जो कंट्रीज आपका पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने अपना एक कार्टेल बनाया 1970s में। उन्होंने डिसाइड किया हम जो आपकी पेट्रोल के प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई को कट कर देते हैं, बहुत हद तक कट कर देते हैं, जिससे कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस चक्कर में उन्होंने ऐसा कार्टेल बना लिया जिससे कि प्राइस ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए और उनकी जो वो पूरे वर्ल्ड की मतलब प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बहुत डाउन चली गई। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। ऑयल प्राइस हाइक होने की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया, कमोडिटीज के प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो गए, लोग खरीद नहीं पाए, तो स्टैग्फ्लेशन आ गया, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। 1970 में ऑयल प्राइस इतने ज़्यादा हाई चले गए थे, लगभग 70% तक हाई चले गए, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। अब ये और कौन कौन से कंसर्न है, जैसे कोविड 19 की वजह से क्या है, एक लॉकडाउन लगा, जो कि पहला जो लॉकडाउन लगा था उसमें पूरा वर्ल्ड एक तरह से स्टेगनेंट हो गया। स्टेगनेंट हो गया मतलब सब कुछ टोटली फुल लॉकडाउन लगा था, जिससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई तो किसी भी तरह का कोई ग्रोथ जीडीपी में देखने को नहीं मिला। इस वजह से क्या नाम, इस चीज़ में काफ़ी बढ़त देखने को मिली। जो स्टैगफ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन जो कंसेप्ट है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला। और फिर उसके बाद जब ये खुला तो कुछ जो आपके सेंट्रल बैंक्स है पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि हमारा आरबीआई है सेंट्रल बैंक, उसने कुछ ऐसे मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स लिए जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सके, पर उस तरह से वो बढ़ावा नहीं दे पाए, क्योंकि
इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था। और दूसरा केस भी है कि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है। ये सर रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्या हो रहा है, यूक्रेन जो कि फर्टिलाइज़र का और इन क्या नाम, ये रशिया ऑयल का जो क्या नाम एक्सपोर्टर माने जाता है, फूड ग्रेन का एक्सपोर्टर यूक्रेन को माना जाता है। तो ये इन पे क्या ना सैंक्शन लगे, यूक्रेन तो अपना वार के चपेट में आया हुआ, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए यूएस में। इसकी वजह से पूरी जो सप्लाई चेन है बहुत बाधित है। इसकी वजह से स्टॉक सप्लाई जो है डिसरप्ट हो गई है। इस वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आया हुआ है और सप्लाई फैक्टर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। पर कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए क्योंकि ऑयल गैस की वजह से, क्योंकि ऑयल गैस से ही सब कुछ सर्कुलेट होता है। फूड ग्रेन, देखिए फूड ग्रेन को एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट में ऑयल और ऑयल लगता है। ऑयल जबकि बहुत महंगा है और आपका क्या नाम वार वार जोन बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उस चक्कर में क्या है, एडिबल ऑयल की, फूड ग्रेन्स की, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई जो है रुकी हुई है। इस वजह से ऐसा स्टैगफ्लेशन की समस्या आई हुई है। अगला आर्टिकल हमारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 के बारे में। एक्स खान क्वेस्ट 2022 क्या है, ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। एक्स खान क्वेस्ट 2022, इसमें क्या क्या है, मिलिट्री कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पे हुई, मंगोलिया में हुई। मंगोलिया कहाँ पे है, रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच कंट्री है। सैंडविच कंट्री मतलब लैंडलॉक कंट्री है, दो कंट्रीज के बीच में दबा हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। हमारे यहाँ से इंडियन आर्मी कौन सी गई, लद्दाख स्काउट ने पार्टिसिपेट किया। और एक एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, वो किसके बीच में कंडक्ट होती है, वो एक इंडिया और प्लस मंगोलिया के बीच में कंडक्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। आगे बढ़ते हैं, एक्सकान क्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक्सकान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2022 जो है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन एक्सरसाइज जो कि मंगोलिया में कंडक्ट हुई। इसका काम यही है कि पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करे, स्ट्रेंथन करे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप को। और ये एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दो जितनी भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें एक दूसरे के साथ जिससे कि जो है मतलब अगर वार लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो तब सारे मिलके उस जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्रोच कर सके और उसे यूज करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि हमारा मतलब कोई भी सिचुएशन इस तरह की क्रिएट ना हो। ठीक है, इससे कि डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस किया जाता है इंडियन आर्मी और प्लस बाकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा एक्स संप्रति एक्सरसाइज के बारे में। एक्स संप्रति एक्सरसाइज जो है इंडिया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। कहाँ पे हुई है ये अभी, ये 5 जून से 16 जून के बीच में होनी है। कहाँ पे, जैसोर मिलिट्री स्टेशन जो कि बांग्लादेश में, ये आप देख रहे होंगे बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश में कहाँ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश घिरा हुआ है आपका मेघालय से, त्रिपुरा से, यानी कि ओवरऑल इंडिया से, और इधर म्यांमार से। यहाँ पे इंडिया है, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो इंडिया का पार्ट जो है वेस्ट बंगाल उधर से घिरा हुआ है। ये इसके आप फ्लैग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन है जो कि स्ट्रेंथन करता है और हमारे बीच में जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी को भी वाइडन करता है, कोऑपरेशन बढ़ाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसका मेन मकसद यही है कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी को दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेंथन करें, दोनों आर्मीज के बीच में। हमारी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, डोगरा रेजिमेंट जो बटालियन है इंडियन कॉन्टीजेंट की इंडिया की तरफ से, उसने डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि वे दोनों आर्मी, दोनों नेशन जो है अपनी प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, जिससे कि हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें। और यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो भी पार्टिसिपेट करें पीस कीपिंग और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ आपके मिशंस में। ठीक है और एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हर बार एक ना एक मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में। हैंड इन एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में। कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के बीच में। मेथी शक्ति एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज आपके इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होती है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच में होती है। धर्मा गार्डन एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया नेपाल के बीच में। सिम्बाइक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के बीच में। और एक्सरसाइज लेमाइट आपकी इंडिया से सेल्स के बीच में होती है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 के बारे में है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में WCS फोरम 2022 भी बोल सकते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 15 मार्च को और जिसका फाइनल वीक कब है, कंक्लूडिंग वीक है 30 मई से 3 जून के बीच में, यानी कि कंक्लूड हो चुकी है।
ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है वो अपनी टेलीकॉम प्रोग्रेस को दिखाएगी कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया, जो इसमें मल्टीलेटरली और बायलेटरली एंगेजमेंट क्या क्या हमारे रहे हैं, और हमने इन आईसीटी के फील्ड में यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या अचीव कर लिया है। इंडिया की तरफ से जो एक वो भी जो है कॉन्टेस्ट किया जाना है इलेक्शन, जो आईटीयू का इलेक्शन होना है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसका इलेक्शन लड़ेगा इंडिया किस टर्म के लिए, 2023-26 के लिए, यानी 3 साल के लिए, 3 साल का टर्म होता है, उस साल के लिए ये आपका इलेक्शन भी लड़ेगा इंडिया। ठीक है। और इंडिया जो आईटीयू का मेंबर कब बना था, 1869 में ये बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डब्ल्यूसीसी के बारे में। डब्ल्यूसीसी समिट जो है यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड के वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है ये किसकी, आईसीटी फॉर डेवलपमेंट कम्युनिटी, यानी कि जिन कम्युनिटी ने आईसीटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है उन कंट्रीज़ की एक गैदरिंग है। इसमें बताया जाता है कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को एक नेटवर्क की फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर किया है और एक दूसरे से कैसे सीखा है, हमने एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करके जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आकर हमने उसके साथ डिस्कशन किया, कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन से जो भी कॉमन रिजल्ट निकल के आया उस चीज़ को सभी ने इम्प्लीमेंट किया इस फोरम के थ्रू। ठीक है, इसमें एजेंडा यही है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है किस बेसिस पे कि ओपन कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जिस पे सभी स्टेक होल्डर आ सके और वो एक दूसरे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सके अपनी अपनी कंट्रीज में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये फोरम ये प्रोवाइड करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे कि जो अचीवमेंट है जो दूसरी कंट्रीज़ के अचीवमेंट है या यूएन की जो एजेंसी है उनका अचीवमेंट है उनको अडॉप्ट कर सके और अपने कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े जो हमारे इंडिया की तरफ से जो हाईलाइट किया गया अपनी टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने ये बताया कि हमने ये चीज़ें क्या क्या डेवलप कर लिया, लो मोबिलिटी लार्ज कवरेज स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर लिया है, जो कि शुरू में 5GI बोला जाता था जिसको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब हम जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हम बिछा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं पूरे इंडिया में, उसमें क्या है कि लगभग 600 गाँवों से भी ज़्यादा को उसमें इंक्लूड कर लिया गया, कनेक्ट कर लिया गया है। और पहले इससे पहले हमने कितने को इंक्लूड कर लिया था, 1,75,000 गाँवों को, पूरी एक तरह से कंट्री के पूरे जितने गाँव थे और जो शहर थे उनको सबको कनेक्ट कर दिया था ऑप्टिकल फाइबर से, और जो कुछ बच गए थे उसमें हमने इसे इंक्लूड कर लिया है। जो विलेज बच गए थे 4G कनेक्टिविटी में, कुछ विलेज जो बच गए थे जो हमने 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, उसमें अब हम इसे इंक्लूड कर लेंगे किसके थ्रू, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, USOF के थ्रू हम उन बाकी जो बच गए विलेजेस है जो कनेक्ट नहीं हो पाए थे उसमें हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस चक्कर में इंडिया ने क्या किया कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में और मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट जो है क्या नाम ऑर्बिट किए हुए हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में और मिडिल अर्थ ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट ऑर्बिट किया है जो ई ब्रॉड वायरलेस कैरियर की तरह काम करेंगे, जिससे कि जो गैप क्रिएट हो गया है, जो एक मेन सिटीज है और गाँव है, रिमोट एरिया जो उनके बीच में कनेक्टिविटी गैप जो इस्टेब्लिश हो गया, उस गैप को फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि जो ये सैटेलाइट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में और मिडिल अर्थ ऑर्बिट में ये उन एरियाज को भी कनेक्ट करेगा जो गांव के दूर दराज एरियाज है जहाँ पे कनेक्शन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो अपने सिग्नल की वजह से ये क्या नाम ये ई बैंड की वजह से, वायरलेस ई बैंड की वजह से उन गाँव को भी कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब लियो और एमईओ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या है फर्स्ट सर्विस लाइसेंस भी इशू किए हैं। ठीक है, और इससे जिससे कि हम डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट कर सके किसमें, रिमोट एरियाज में। ठीक है, हमने 4G और 5G पे बहुत ज़्यादा काम किया है और हम इसी चक्कर में हमने क्या किया है कि एक 5G टेस्ट बेड को डेवलप किया, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी। और हमने क्या डेवलप किया, इंडियन 5G स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जिससे कि हम 5G स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्टर बना सके, लेटेंसी रेट को बहुत कम कर सके और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके, जिससे कि हमारा मेक इन इंडिया और आपका मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके, मतलब स्ट्रेंथन किया जा सके। अब जो हमने पीछे टर्म डिस्कस किया था यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, USOF, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है,
ये चीज़ ये बताता है कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस है वो क्वालिटी सर्विसेज की, आईसीटी सर्विसेज की, उसको हम इकोनॉमिकली सभी को प्रोवाइड कर सके। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ को, रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सके। शहर में तो देखिए आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाती है, अच्छी कनेक्टिविटी रिमोट की, उसकी क्या नाम है, इंटरनेट की मिल जाती है, मगर गाँव में ये चीज़ें नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती, टावर नहीं लग पाते और लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता जो हाई टैरिफ वाले प्लान्स हैं उनको अफोर्ड कर सके। तो इसलिए हम एक लोवेस्ट प्राइस पे यहाँ पे गाँव में भी इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव जो प्रोसेस है कि शहरों में अच्छी सर्विस है, गाँव में नहीं है, इस चीज़ को रिमूव किया जा सकेगा, इस गैप को फुलफिल किया जा सकेगा। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन है, उसने काम को इम्प्लीमेंटेशन किया है। कहाँ पे कब शुरू किया था? इसको 2022 में किया था। ये एक तरह का फंड है, ठीक है, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे नाम से कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल फंड वो फंड होता है जिसे मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए पैसा दिया, 100 करोड़ पैसा अगर मान लो आपके 5 साल के लिए आया और 5 साल खत्म हो गए और उसको हमने कंज्यूम नहीं किया तो खत्म नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा, वो आगे फिर से नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक आपका स्टेचुरी सपोर्ट प्रोवाइड की गई है इसकी किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखिए, इसमें ये बताया गया है जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट है और कंजर्वेशनिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि ये प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में प्रपोज्ड है, जो कि कैपेसिटी किसकी है इसकी 3097 मेगावाट प्रोजेक्ट है, ये दिबांग वैली में लगाया जा रहा है। इससे बायोडाइवर्सिटी, जो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी है, उसको बहुत नुकसान है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये कर रही है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे एक कमेटी भी गठित की गई है जो ये बताएगी इसमें क्या-क्या फ्लॉज़ है, क्या-क्या कमियाँ हैं, जिसका नाम है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है? अब ये यहाँ पे क्या है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये सजेस्ट किया है कि जो कुछ सर्टेन सेफगार्ड और मिटिगेशन मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया है। इसमें जो एफएसी है, ये 4 मेंबर कमेटी है जो कि गठित की गई, इसमें 4 मेंबर होंगे, जो कि ये डर है और जो ये इस तरह की चिंता है कि भई यहाँ पे लोकल बायोडाइवर्सिटी को, जो बायोजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि ये बताया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फिगर है, तो ये बताया जाए ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मैनकाइंड को थ्रेट बोली जा रही है। क्योंकि मैनकाइंड को थ्रेट इसलिए बोली जा रही है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा होगा, तो वहाँ एक फ्रेजाइल एरिया, फ्रेजाइल जोन क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपकी क्या नाम, बाढ़ आ सकती है। और क्योंकि वैसे भी आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, तो इस तरह का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना ओवरऑल मैनकाइंड के लिए एक तरह से थ्रेट बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को सही से फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कि यहाँ पे ये दिबांग वैली है। दिबांग वैली में आपका इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। दिबांग वैली कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वहाँ से है दिबांग वैली। और जो वहाँ से दिबांग वैली से निकलती है दिबांग रिवर, दिबांग रिवर आपकी है क्या? ये ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम से निकलती हुई आसाम में को होती हुई कहाँ पे जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिबांग रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिबांग रिवर जो है इस पर जो है इटालियन प्रोजेक्ट प्रपोज किया जा रहा है, 7 साल में कंप्लीट करना होगा। दिबांग रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की। इसका दो डैम का कंस्ट्रक्शन बोला गया है, प्रपोज किया है, एक दी डैम और टैंगंग डैम। ठीक है, अभी तक ये बोला जा रहा है यहाँ पे रिसेस बायो जियोग्राफिकल जो प्रोविंस है हिमालयन जोन में, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये 2 जोन के जंक्शंस पे बनाया जा रहा है। 2 जोन के कौन कौन से जंक्शन? एक पहल आर्कटिक जोन और इंडो हिमालयन जोन पे इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत मेजर बायो जियोग्राफिक जोन्स है, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बोला जा रहा है इंडिया में। किस टर्म्स में? जो कैपेसिटी बनाई जा रही है, इससे बड़ी कैपेसिटी शायद अभी तक नहीं बनाएगी। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हो दिबांग वैली है, दिबांग वैली से दिबांग रिवर निकल रही है और दिबांग रिवर निकल के आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर में मिक्स हो जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी दिबांग रिवर। ठीक है, ये आप फिगर देख ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसके थोड़े कंसर्न्स को देख लेते हैं। कंसर्न्स यही है कि जो इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इनएडिकेसी बताई गई। इनएडिकेसी मतलब कि उसमें कई सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है
सारे ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर दिया गया है जो कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बर्ड की स्पीसीज है जो एंडेजर्ड मैमल है जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि रिपोर्ट में बताया नहीं गया है। ये रिपोर्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सामने रखी जाती है ताकि वो डिसीजन ले सके कि वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना सही है गलत है। अगर इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में ये चीज़ें रखी नहीं जाएगी कि वहाँ पे इस चीज़ को नुकसान है, तो वो तो इसे ओके कर देंगे ना कि जाकर लगाओ जाओ, हमें कोई नुकसान नहीं दिख रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है। वहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स, जैसे कि बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, रेप्टाइल्स जो पार्क है, रेप्टाइल्स वहाँ पर नुकसान होगा, जो वहाँ पे पार्क लगाए गए उनकी भी जो है इन एडुकेट है और इनसफिशिएंट है, ये सब बोला गया है। तो रिपोर्ट में बहुत सारे फ्लॉज बताए गए हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो रूल है उनको फॉलो नहीं किया गया है, इससे फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ेगा, तो ये सब बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा मीर खीर भवानी मेला के बारे में। मीर खीर भवानी मेला जो है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, खीर भवानी। खीर भवानी, भवानी माता अपनी काली माता या शेरावाली माता होती है इंडियन गॉडेस की फॉर्म में। खीर जो आपकी होती है, खीर एक तरह का आपकी स्वीट डिश होती है। स्वीट डिश कैसे, किस तरह की, जैसे इसमें राइस होता है प्लस आपका मिल्क होता है। राइस और मिल्क को पर्लिंग करके खीर बनती है, तो खीर को चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर पोर किया जाता है, जो आपकी मूर्ति है वहाँ पे, तो उसमें पोर किया जाता है। तो ये मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कश्मीरी हिंदूज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे, कश्मीर के जो गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तुलमुला जगह है, वहाँ पे इसे वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी के टाइम पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ, माता खीर भवानी टेम्पल में। माता खीर भवानी टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये टेम्पल में क्या है, जो गॉडेस रंगनया देवी है, रंगनया देवी उसका गॉडेस का नाम है। ठीक है, वो वहाँ पे इसको चढ़ाया जाता है खीर को। ठीक है, इसको खीर भवानी मेला खीर भवानी भी बोला जाता है। ये लार्जेस्ट खीर भवानी मेला है हिंदूज, जो कश्मीर में जो हिंदूज है उनका। ये हर साल मरनाथ यात्रा के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर सिटी से है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड मंदिर माना जाता है हिंदूज के लिए। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो मुस्लिम भी है वो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक प्रतीक है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रचलित है। वो कैसी बातें प्रचलित है, यहाँ पे एक फाउंटेन है। ये बोला जाता है जब मीर खवानी खीर भवानी मेला सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ पे जो फाउंटेन है, उसका फाउंटेन से जो पानी निकलता है उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर चेंज दो कलर में चेंज होता है, एक तो आपका रेड हो जाता है और एक आपका ब्लैक होता है। अगर कलर ब्लैक होता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कुछ अशुभ होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कुछ इस तरह का। तो इसका बोला गया था कि 1990 में जो हिंदूज का एक्सोडस हुआ था, हिंदूज का कत्लेआम हुआ था वहाँ पे हिंदू कश्मीरी हिंदूज का, उससे पहले जो खीर भवानी मेला हुआ था वहाँ पे काला पानी निकला था। तो वो यही इस चीज़ को ही बता रहा था कि कुछ बहुत अशुभ होने वाला है, जो कि हुआ कि कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे नरसंहार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारा संत कबीर जी के बारे में। संत कबीर जी का, कि देखिए ये न्यूज़ में क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर को इनोग्रेट किया है। किसके अंडर, स्वदेश दर्शन योजना के अंडर इनोग्रेट किया है। और उनको श्रद्धा फूल अर्पित भी किए, क्योंकि ये आपके भक्ति सेंट थे कबीर जो थे। और उनकी जगह कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पे, मगहर जो जगह है वहाँ पे ही पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में ही। याद रखने वाली बात है, आपके बहुत सारे एग्जाम में इनकी जगह, जन्म स्थान पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक स्कूल है जो भक्ति मूवमेंट का, एक ही स्कूल है जिसे बोलते हैं निर्गुण निर्गुण ट्रेडिशन। ठीक है, उसके ये प्रोमिनेंट मेंबर थे, ये प्रोमिनेंट लीडर मान लो, ये अग्रणी जिसे प्रोमिनेंट बोला जाता है। तो इनकी ये फिलोसफी थी इस ट्रेडिशन की कि गॉड जो है, गॉड को ऐसे समझा जाता है वो यूनिवर्सल है और फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस बीइंग है, यानी कि वो उसका निराकार है और वो सर्वव्यापी है। ठीक है, सब जगह विद्यमान है और उसका कोई आकार नहीं है कि आप उसको कोई आकार दे रहे हो। जैसे कि हिंदू हिंदू रिलीजन में क्या मूर्ति पूजा होती है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मूर्ति पूजा करने का कोई फायदा नहीं। मूर्ति पूजा करके आप उसको आकार दे रहे हो, जबकि भगवान तो निराकार है, तो वो दिल के अंदर होता है। इन्होंने इस तरह की बातें कही। और बहुत सारे ऐसे सेंट है जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और जो कि बहुत प्रोमिनेंट फिगर बन गए। और जो लोअर कास्ट से आते थे, जैसे कि आर्टिसन क्लास जो होती है, जुलाई हो गए, मोची हो गए, चर्मकार हो गए, जैसे कि कबीर जी तो ये तो जुलाई के लोअर कास्ट से थे, ऐसी ऐसी कैटेगरी से थे। और रैदास जी भी आपके चर्मकार थे, यानी कि जो चमड़े का काम करते थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतार के उसका चमड़ा बनाते थे, जिनकी जूतियां जूते बनते हैं। और दादू भी थे जो कॉटन
गार्डर से आते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी जो मुखर आवाज़ उठाई, किसके खिलाफ उठाई? ऑर्थोडॉक्सी और कास्ट सिस्टम को इन्होंने रिजेक्ट किया कि जो अपर कास्ट है वो छोटे अपर के छोटी कास्ट को छोटा मानती है, ये मानती है या छूत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान की संतान है और भगवान की संतान तो सब बराबर होती है, भगवान की नज़रों में हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। इन्होंने ईगैलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया। ठीक है, कबीर की लाइफ के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाराणसी में पैदा हुए, कौन सी ईयर में पैदा हुए, 398 से 448 के बीच में इनका जन्म स्थान मतलब जन्म माना जाता है, ये उस टाइम में ये रहे। इन्होंने लोअर कास्ट के होते हुए मतलब वीवर कास्ट में थे, जुलाई कास्ट में पैदा हुए, ठीक है, इन्होंने फिर इस्लाम को में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये इन्होंने आर्ट ऑफ वीविंग सीखी, ये बुनने की आर्ट सीखी और इन्होंने ध्यान लगाना, डिवोशन, भक्ति करना सीखा। इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इनकी जो अपने हिंदू गुरु की गाइडेंस में। तो इससे ये पता लगता है कि इनके उसमें हर चीज़ में हिंदू प्लस मुस्लिम फ्लेवर का आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। इनकी टीचिंग जो है, इनकी किताबें जो है, इनकी जो वर्सेस है, इनकी कविताएं हैं उनमें और इनकी जो कहावतें हैं इनमें देखने को मिलेगा। तो कबीर का जो बिलीफ था वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था। वो अटैक करते थे डोमिनेंट रिलीजन्स के ऊपर, क्योंकि जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, वो यही बोलते थे कि भाई जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट ये कुछ नहीं होता, सब बराबर है। इन्होंने बहुत सारी वर्सेस पद, बहुत जो पद्य है वो पद जिन्हें बोलते हैं, 4 लाइन की जो होती है वो इन्होंने ओरली गाए भी और उन्हें क्या नाम कंपोज भी किया। ठीक है, और हालांकि ये इतने इलिटरेट थे यानी कि अनपढ़ थे। ठीक है, अब भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भक्ति मूवमेंट 7वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, और जबकि नॉर्थ इंडिया की बात करें 14वीं-15वीं शताब्दी में ये फैला नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इनके साथ लोग इतने क्यों जुड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स थी, अपनी इनकी जो सोच थी, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में वहाँ के लोगों को बताया, इसलिए लोग वो जुड़ गए। क्योंकि अब देखो इतना टाइम लग गया नॉर्थ साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आते आते भक्ति मूवमेंट को, क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर देखने को मिलता है लैंग्वेज का। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया जो भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि लैंग्वेज जगह जगह चेंज हो जाती है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। इसी वजह से ये मतलब एक तरह से कंटेंट रहे कि नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा है नॉर्थ इंडिया में ही चला है बहुत टाइम तक, साउथ इंडिया में जो चल रहा है साउथ इंडिया में चला है। क्योंकि एक रीजन था कि वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंस्टेंट था। क्योंकि लैंग्वेज अगर मान लो नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया में जाके या साउथ इंडिया का बंदा नॉर्थ इंडिया में जाके अपनी टीचिंग्स को प्रीच करेगा, तो लोग समझ नहीं पाएंगे, उस आसानी से एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनापन नहीं लगता है, क्योंकि अपनापन अपनी लैंग्वेज में ही लगता है। तो इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में इन्होंने गॉड्स की जो प्रीचिंग थी और जो इनका मानना था, उन्होंने इस चीज़ को बताया। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी में और वर्ण सिस्टम को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया और बढ़ावा दिया। इन इमोशनली अटैच किया लोगों को भगवान से। इनके लिटरेरी वर्क की बात करें, 3 टाइप की इनकी फॉर्म थी। एक तो दोहा जो कि 2 लाइन का होता है, रमनाथ जो 4 लाइन का होता है, और इन्होंने सॉन्ग कंपोज किए वो पद की फॉर्म में किए। पद्यांश जो हम पढ़ते हैं 10वीं 12वीं की बुक्स में, और सब यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इनकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस स्लाइड को हम छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब संत कबीर की लिगेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रेडिकल थे, इगैलिटेरियनिज्म की ये भाषा बोलते थे, ये मैसेज देते इगैलिटेरियनिज्म का कि बराबरी होनी चाहिए हर एक धर्म में, और हर क्या नाम कलर में क्रीड कोई नहीं होना चाहिए, सेक्स पर सब बराबर है, ऐसा कोई नहीं कि भाई रिलीजन ये ऊपर है नीचे है। ठीक है, इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की, और जो इनके फॉलोवर थे उनको कबीर पंथी बोला जाता था। और नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो इनके बहुत सारे मेंबर नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया की ज़्यादातर आपकी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने बीजक जो बुक थी होली स्क्रिप्चर माना जाता है गुरुओं का, तो जो इनके कबीर थे उन्होंने इसकी स्थापना की बीजक की। बीजक में बहुत सारे अपने वो इन्होंने बताए पद्यांश गद्यांश जो इन्होंने लिखा है, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी टीचिंग दी है, 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी। बीजक को इंक्लूड किया गया है आपका गुरु ग्रंथ साहिब में, जो आपके सिख धर्म का वो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें बीजक को इंक्लूड किया गया है, वर्सेस को इंक्लूड किया गया है। तो आज तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।